नमस्कार दोस्तों, मैं विमल राज आपको एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज मैं बीपीएससी 65 का हिस्ट्री का क्वेश्चन लाया हूं। इसमें टोटल 29 क्वेश्चन हैं और वे सभी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने का प्रयास करता हूं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश अष्टाप्रधान, अष्टप्रधान का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोका, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है शिवाजी, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है शिवाजी है। चंद्रगुप्त, पहला ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्ता कौन था? चंद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त वाज फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन इंडिया। मौर्यन डायनेस्टी की जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त ने किया था। किसकी मदद से किया था? चाणक्य के द्वारा से। अशोका जो थे, अशोका वाज द फाउंडर, अशोका वाज द सन ऑफ बिंदुसार। अशोक जो थे वे बिंदुसार के लड़का थे। हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। हर्षवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन वाज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन कौन था? प्रभाकर वर्धन वाज द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। और इसी वर्धन डायनेस्टी के जो राजा थे हर्षवर्धन थे, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुए। हर्षवर्धन के जो जन्म हुआ था वो 590 ईस्वी में थानेश्वर में हुआ था। इसको जो हराया था पुलकेशिन द्वितीय हराया था 630 ईस्वी में, जो कि चालुक्य वंश का एक राजा था। और इसके हार जाने के बाद ही भारत का दूसरा फेज स्टार्ट होता है, जिसको हम मिडिएवल इंडिया कहते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि भारत का जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है प्राचीन भारत है, और दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे आधुनिक भारत कहते हैं। तो इनका जो शासन खत्म होता है तो वहाँ से आपका मिडिएवल स्टार्ट होता है और प्राचीन भारत वहाँ से समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि अष्टप्रधान होता क्या है। अष्टप्रधान क्या होता है? अष्टप्रधान एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक टाइप का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसमें टोटल 8 मिनिस्टर शामिल है, जिसकी स्थापना 1674 ईस्वी में शिवाजी ने करवाया था। इसमें जो 8 जो मिनिस्टर थे उसका नाम है इस तरह से है। फर्स्ट जो इसका नाम है शौर्य नौबत है, जिसको सेनापति कहते हैं। मजूमदार है, जिसे अमात्या कहते हैं। और पेशवा है, पेशवा को हम जानते हैं प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। चौथा है जो आपका सचिव है। पांचवा है वकिया नवीस। छठा है सुमंत या जिसे दाबिर कहते हैं। और सातवां है न्यायाधीश। और सबसे लास्ट है जो पंडित राव है। तो इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल 8 मिनिस्टर शामिल हैं, जिसे हम अष्टप्रधान कहते हैं, और जिसकी स्थापना शिवाजी ने 1674 ईस्वी में किया था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल इन इंडिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से या कौन से सुल्तान था जिसने सबसे ज़्यादा कैनाल माने नहर की स्थापना किया था। देखिए, सबसे ज़्यादा नहर की जो स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक किए थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुरू में ही है, ये है फिरोज शाह तुगलक। इसका बी ऑप्शन इल्तुतमिश के बारे में हम जान लेते हैं कि इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ही इज कॉल्ड द स्लेव ऑफ स्लेव। उसे सुल्तान गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने एक सिस्टम लाया था जिसे हम इक्तदारी सिस्टम कहते हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि इल्तुतमिश जो था गुलाम वंश का संस्थापक था, इस गुलाम वंश का एक सुल्तान था। अब हम जानते हैं कि गुलाम वंश की जो स्थापना किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब इसका स्थापना किया था उसमें उतना वो साम्राज्य विकसित नहीं था, उतना वो एक्सपेंडेड नहीं था। लेकिन जब इल्तुतमिश जब बना तो इसका जो साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गया था। इसलिए क्या होता था कि बहुत दूर जब विस्तृत हो गया तो वहाँ से रेवेन्यू को कलेक्शन करना बहुत आसान नहीं था। इसलिए उसने एक सिस्टम लाया जिसे हम इक़्तिदारी सिस्टम कहते हैं। इक़्तिदारी सिस्टम में होता है क्या होता है कि बहुत सारा साम्राज्य विस्तृत हो गया ना, तो उसमें हर जगह नोबल नियुक्त किया जाता है। नोबल कहने का मतलब एक तरह सा मतलब राजा का वो क्या करते हैं, राजा का एक तरह का प्रतिनिधित्व होता है। तो उसका जो काम था कि उसको इक्ता दे दिया गया कि मान लीजिए फलाना जगह का जितना भी लैंड है, किसी पर्टिकुलर जगह का जितना भी लैंड है, तो उसका जो रेवेन्यू का कलेक्शन होगा तो वो देगा, उस राजा को देगा। तो उसे हम इक़्तिदारी सिस्टम कहते थे, इक्ता कहते थे। और जो जिसको नियुक्त किया उसे इक़्तिदार कहते थे। जिस सिस्टम के अंतर्गत लैंड को दिया गया, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मा दिया गया, उससे इक़्तिदारी सिस्टम कहते हैं। जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसे करने के लिए, उसे इक़्तिदार कहते थे। इस तरह से इक़्तिदारी सिस्टम था। और बलबन को जान लेते हैं। बलबन जो था इसने सीधा और पैबोस की प्रथा भी लाया था।
सिजदा पैबोस क्या होता है कि झुक करके नमस्ते करना होता है ठेहुना के बल पे सुल्तान को। इसने प्रथा को लाया था। इसे आयरन ब्लड एंड आयरन के पॉलिसी मेकर भी जानते हैं। इसे लौ और रक्त की रीति इसी ने लाया था। और सिकंदर लोदी के बारे में जानते हैं कि इसने आगरा की स्थापना किया था। इसलिए से हम टोटल इसका जो ऑप्शन था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है कि हु यूज हुगली ए बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन थे या कौन है इसमें जिसने बे ऑफ बंगाल में जो हुगली है उसको पायरेसी के रूप में प्रयोग करते थे। पायरेसी कहने का मतलब है कि पायरेसी का मतलब है कि समुद्री डाकू जो होते हैं ना, समुद्री डाकू, उसे पायरेटर कहते हैं। तो उसमें जो समुद्र में जो भी सामान आते थे उसको पायरेटर वाला जो काम करते थे वो हुगली नदी में करते थे। तो उसको हुगली नदी को पायरेटर के रूप में कौन यूज किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा। ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है पुर्तगीज, ऑप्शन डी है ब्रिटिश। देखिए इसमें दोनों का दिया गया है, गलती हो गया है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाए पुर्तगीज होगा। पुर्तगीज जो थे हुगली को एज ए पैरेटर यूज करते थे। हुगली की जो स्थापना जो इन्होंने किया था 1537 ईस्वी में किया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अंडर हुज लीडरशिप वाज सेपरेशन ऑफ ठग एग्जिट। कह रहा है कि किसके लीडरशिप में ठगों का सेपरेशन किया गया। ऑप्शन ए देख लेते हैं लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी देख लेते हैं कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन सी देखते हैं लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी देख लेते हैं अलेक्जेंडर बर्नीज, ऑप्शन ई देखते हैं नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन ने ही ठग का सेपरेशन किया था। और उस समय जो था वो अकेले नहीं किया था, उसमें उनका मदद करने वाले थे विलियम बैटिक और कर्नल स्लीमैन, दोनों मिलकर ठगी प्रथा को अंत किया था। उस समय कहा जाता है कि टोटल 1400 ठग थे जिन्हें फांसी दिया गया था। कुछ जो बचे थे उनको जीवन कारावास दे दिया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5th जो क्वेश्चन है द वायसराय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वार। कह रहा है कि कौन सा ऐसा वायसराय था जिसने एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो किया अफगानिस्तान वार के समय। ऑप्शन ए देखते हैं लॉर्ड मायो, ऑप्शन बी देख लेते हैं लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी देखते हैं डफरिन, क्वेश्चन ऑप्शन डी देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ई देखते हैं नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे उस समय के? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाया अफगानिस्तान वार के समय। वो वायसराय ऑफ इंडिया कितना समय से थे? 1876 से लेकर 1888 ईस्वी तक वे वायसराय थे इंडिया के। और उन्होंने ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाया अफगानिस्तान वार के समय। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 कर लेता है इन 1930 फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कह रहे हैं कि 1930 में महात्मा गांधी ने कहाँ से सविनय आंदोलन की शुरुआत किए थे। ऑप्शन ए वार्धा, ऑप्शन बी है दांडी, ऑप्शन सी है सेवाग्राम, ऑप्शन डी है साबरमती, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साबरमती है। कह रहा है कि 12 मार्च 1930 से महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत की थी वो साबरमती से किया था। कहाँ तक? दांडी तक। और साबरमती और दांडी के बीच में टोटल 390 किलोमीटर थे। इन्होंने 390 किलोमीटर की दूरी तय किया था कितना दिनों में? 25 दिनों में। और कितने लोग थे उनके साथ? टोटल 78 लोग थे। माने 78 लोग के मदद के से 25 दिन में 390 किलोमीटर की दूरी साबरमती से दांडी तक तय किए थे। और इन्होंने स्टार्ट जो किया था 12 मार्च 1930 को किया था। इसलिए जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साबरमती हो जाएगा। मतलब महात्मा गांधी ने 1930 में 12 मार्च 1930 को साबरमती से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द शराबबंदी कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय। कह रहा है कि शराबबंदी जो अभियान था 1922 को किसने नेतृत्व किया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार जो पटेल थे उसने शराबबंदी कैंपेन 1922 में चलाया था। देखिए शराबबंदी जो कैंपेन था वो अलग से कैंपेन नहीं था। बरदौली सत्याग्रह के अंदर ये शराबबंदी एक कैंपेन था जिसने पटेल ने गुजरात से शुरू किया था। इसी समय में क्या होता था कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा? वहाँ की जो महिलाएं थी ना,
इस सत्याग्रह में जो भी महिलाएं शामिल थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर है बी है। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है JB कृपलानी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा JB कृपलानी हो जाएगा। मतलब JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। मान JB कृपलानी जो थे, भारत जब विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनका जो लाइफ टाइम है 1888 से 1982 तक है। इनका जन्म जो हुआ था 1888 में हुआ था और मृत्यु 1982 में हुआ था। अगर इनकी विचारधारा की बात करें तो ये गांधीयन फिलोसफर थे। इनका जो विचार था गांधी जी के विचार से मिलता था। वो एक तरह के इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरण से इनका संबंधित विचार हुआ करता था। मैस्टिक थे, ये रहस्यवादी थे। इनके बारे में आप जान नहीं सकते हैं कि ये क्या सोचते हैं, क्या करेंगे। मतलब इनका जो कह सकते हैं ना, हम जानते हैं 2 तरह के आदमी होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है। तो ये इंट्रोवर्ट थे। एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो आदमी क्या होता है कि वो बोलता रहता है, कोई चीज़ बता देगा, लेकिन इंट्रोवर्ट जो होता है कुछ बताता नहीं है। उसी तरह से इनका मिस्टिक थे, ये रहस्यवादी थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, एक स्वतंत्र कार्यकर्ता थे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हु लेड कल्टीवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो उसमें बिहार में कल्टीवेटरों को कौन लीड किया। माने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसमें बिहार में कृषकों को किसने नेतृत्व प्रदान किया। ऑप्शन ए है स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन सी है कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी है जीवे सिंह, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्वामी विद्यानंद जो थे कल्टीवेटरों को दरभंगा राज के खिलाफ लीड किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय जो दरभंगा जो राज था वो उनका जो राज जो फैला हुआ था वो दरभंगा में था, मुजफ्फरपुर में था, भागलपुर में था, पूर्णिया में था और मुंगेर में था। तो उसके खिलाफ ही इन्होंने कल्टीवेटरों को इकट्ठा किया और एक मूवमेंट को स्टार्ट किया उनके खिलाफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इन बिहार। कहा जाता है कि मॉडर्न बिहार के क्रिएटर कौन हैं, किन्हें जाना जाता है। मॉडर्न क्रिएटर के नाम से, बिहार के मॉडर्न क्रिएटर के नाम से कौन जाने जाते हैं। कह रहा है कि आधुनिक बिहार के निर्माता के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी है सर गणेश सिंह, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। इसका जो करेक्ट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा वाज नोन एज क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। देखिए इनको क्रिएटर क्यों कहा जाता है। देखिए ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज़ उठाई कि बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस की दर्जा दिया जाए। ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज़ उठाया कि बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस का दर्जा दिया जाए। इनको उस समय महसूस हुआ, इनको उस समय महसूस किया गया कि ये जो काम कर रहे थे उस समय महसूस हुआ जब 1912 में एक बिहार सेपरेट प्रोविंस के रूप में अलग हो गया। तब उस आदमी को रियलाइज हुआ कि जो बात उठा रहे थे वो सही उठा रहे थे। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री पटना इन विच ईयर। कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपना कंपनी की स्थापना कब किया था। 1601 में ये है, बी है 1632, ऑप्शन सी है 1774, ऑप्शन डी है 1651। आंसर बी हो जाएगा। इसका जो आंसर बी हो जाएगा 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में कंपनी की स्थापना किया था। अब उसको जहाँ पे कंपनी बना था उसे पटना कॉलेज के नाम जाना जाता है। और 1602 ईस्वी में जितना भी इसने कंपनियाँ अपना स्थापित किया था उसको एक ऑफिशियल कॉलोनी लीगेसी देना स्टार्ट कर दिया।
लीगेसी करने के मतलब एजेंसी बना दिया। जैसे मान लें कहीं किसी मुद्दा से मान लेते कि कहीं बनाया था वो 1602 से पहले, लेकिन उसको एक मुहर लगा दिया कि एक जो एक तरह के कंपनी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस है, उस तरह से काम करने लगा। ये ऑफिशियल लीगेसी दे दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 12 देख देते हैं। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू इन हिज इंस्क्रिप्शन। किस नाम से अशोका को उनके इंस्क्रिप्शन में जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? उनके इंस्क्रिप्शन में किस नाम से अशोक को जानते हैं? पहला है चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है प्रियदर्शी, ऑप्शन सी है धर्मदेव, ऑप्शन डी है धर्मकड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है उनके इंस्क्रिप्शन में अशोका को। ये इसमें ऑप्शन नंबर ई नहीं है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जान लीजिएगा कि इसमें आंसर नहीं है। ऑप्शन आपका जो करेक्ट है ऑप्शन प्रियदर्शी है। तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं अशोक को अपने उनके शिलालेख, उनके जो शिलालेख मिले हैं उनका जो नाम शिलालेख में लिखा हुआ है वो प्रियदर्शी है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के कौन से ऐसा लिपि था जिसे दक्षिण से दाहिने से बाएं लिखी जाती है, दायां से बायां लिखा जाता है, वो कौन सा ऐसा लिपि है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है सरदा, ऑप्शन सी है खरोष्टी, ऑप्शन डी है नंदागिरी, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है खरोष्टी है। खरोष्टी जो लिपि है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। इसमें दो लिपियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों अक्सर उलट पलट के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक ब्राह्मी एक खरोष्टी। खरोष्टी के बारे में हम जान गए कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, लेकिन ब्राह्मी जो लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। ब्राह्मी जो लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट, जबकि खरोष्टी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट वाज इन यूज फॉर नॉर्थ ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। कह रहा है कि गुप्ता पीरियड के समय में निम्नलिखित में से कौन से ऐसा बंदरगाह थे जो उत्तरी व्यापार के लिए यूज किए जाते थे? ऑप्शन ए देख लेते हैं कल्याण, ऑप्शन बी देख लेते हैं ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी देख लेते हैं भरूच, ऑप्शन डी देख लेते हैं कम्बे, ऑप्शन ई नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है बी मतलब ताम्रलिप्ति जो था वो बंदरगाह के रूप में यूज किया जाता है गुप्ता पीरियड के समय में उत्तरी ट्रेड के लिए। अब ताम्रलिप्ति के बारे में थोड़ा सा दिया है। नेम ऑफ सिटी एंशिएंट इंडिया लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। ताम्रलिप्ति जो था एक प्राचीन भारत का शहर था जो कि बे ऑफ बंगाल में था। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके समय में मुगल पेंटिंग चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, माने एट द पैनाकल, माने ऊंचाइयों पर सबसे ज़्यादा किसके शासन काल में मुगल पेंटिंग पहुंचा? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है अकबर। इसका जो करेक्ट आंसर है जहांगीर है। जहांगीर के समय में मुगल पेंटिंग जेनिथ पे पहुंच गया, माने सर्वोच्च चोटी पर जो पहुंच गया वो मुगल पेंटिंग वो जहांगीर के समय में पहुंचा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब्स एंड अ स्टेट इज नॉट मैच्ड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ट्राइब्स का पेयर है जो मैच नहीं है? ऑप्शन ए है भील्स जो कि गुजरात में, ऑप्शन बी गडीज हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कोटाज तमिलनाडु, ऑप्शन डी टोडाज केरला, ऑप्शन ई नन और मोर देन वन। इसमें सभी के सभी ऑप्शन सही है, लेकिन एक ऑप्शन जो सही नहीं है वो टोडा जो ऑप्शन डी है वो आपका गलत मैच है, क्योंकि टोडा जो है वो तमिलनाडु में है न कि केरला में। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 17 है और हम जान लेते हैं। देखिए इन मिडिएबल इंडिया वाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस। कर रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? फैसिलिटिंग रिक्रूटमेंट, देखिए आप इसका पहला जो ऑप्शन है फॉर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ऑप्शन है फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, आर्मी में नियुक्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी है टू एस्टैब्लिश रिलीजियस हार्मोनी, धार्मिक सद्भावना को बनाने के लिए, इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा से प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है फैसिलिटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। देखिए मिडिएबल सिस्टम में मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। मनसबदारी का मतलब क्या होता है?
मनसबदारी का मतलब होता है कि ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले जान लेते हैं कि इट वाज इंट्रोड्यूस बाय अकबर। अकबर के समय में मनसबदारी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब क्या था, ये डिटरमाइन करता है रैंक और स्टेटस को, गवर्नमेंट ऑफिशियल और मिलिट्री ऑफिशियल को। कह रहा है कि मिलिट्री ऑफिशियल मनसबदारी सिस्टम में जो भी मिलिट्री ऑफिशियल थे या ऑफिसर थे, उनको रैंक को डिसाइड करता है कि कौन का कितना सामान और जितना ज़्यादा मनसबदार जिस आदमी का होगा, जिस ऑफिसर का या मिलिट्री ऑफिसर का होगा, उसका ओहदा उतना ही महत्वपूर्ण होगा। समझे, उसका उतना ही रिस्पेक्ट होगा जितना उसका मनसब होगा। आप ये भी जानते होंगे कि जो जहांगीर जो था वो कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान किया था। मनसब जो दिया था कैप्टन हॉकिंस को, वो 400 का दिया था। बहुत ही उसे इम्पोर्टेंट पदवी दिया था, इम्पोर्टेंट मतलब रेस्पेक्ट दिया था वो। चलिए अब क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द सिस्टम अंडर विच द पीजेंट हिमसेल्फ ऑन द लैंड एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट फॉर लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज नोन एज। कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रणाली है जिसके अंतर्गत पीजेंट को अधिकार दिया, लैंड पे जो उनका अधिकार दिया गया वो पीजेंट को दिया गया। किस लिए कि जो पेमेंट है, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसको रेस्पॉन्सिबल दिया गया पीजेंट को। किसको दिया गया, कह रहा है कि किस प्रणाली के अंतर्गत किसानों को अधिकार दिया गया लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, उसका ऑन करने के लिए भी। जो लैंड जो ऑन करेंगे वो, इसका मतलब हुआ कि जो लैंड जो ऑन करेंगे वो पीजेंट करेंगे, और रेवेन्यू जो कलेक्शन करेंगे वो पीजेंट ही करेंगे। तो ये किस सिस्टम में कहा गया। ऑप्शन है जमींदारी सिस्टम, ऑप्शन बी है रैयतवाड़ी सिस्टम, ऑप्शन सी है महलवाड़ी सिस्टम, ऑप्शन डी है दहसाल सिस्टम। अब हम जान लेते हैं कि ये चारों क्या हैं। देखिए, जमींदारी सिस्टम हम जान चुके हैं, इसका जो हम करेक्ट आंसर पहले बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका रैयतवाड़ी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी आपका है। अब हम चारों सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जमींदारी सिस्टम को ही परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट दोनों एक ही चीज़ है। परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 ईस्वी में लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या होता है कि जमींदार इसमें क्या होता है, जमींदारों को नियुक्त किया जाता है किसके लिए, लैंड रेवेन्यू को कलेक्शन करने के लिए। मैंने इसमें जो क्या है कि लैंड का जो मालिक होता है वो जमींदार होता है, और जमींदार लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करके वो वहाँ के जो क्षेत्र के राजा होते हैं उसको देते हैं। इस जमींदारी सिस्टम में होता था। ये जमींदारी हो गया। अब दूसरा जो है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी क्या होता है कि जब गवर्नर ने देखा उस समय कि जमींदारी सिस्टम जो लैंड का कलेक्शन हो रहा है वो अच्छा ढंग से नहीं हो रहा है, तो इस सिस्टम को हटाकर महलवाड़ी सिस्टम लाया। महलवाड़ी सिस्टम जो लाया वो कौन था, महलवाड़ी जो सिस्टम लाया वो हॉल्ट मैकेंजे था, जो 1822 ईस्वी में लाया। और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ये जो इंट्रोड्यूस किया यूपी में किया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में किया, और कुछ सेंट्रल इंडिया के भाग में किया, और कुछ पंजाब में भी किया। ये जो क्षेत्र है जहाँ से महलवाड़ी सिस्टम इस पे लाया गया। अब जाने कि महलवाड़ी सिस्टम होता है क्या। महलवाड़ी में क्या होता है, महल का मतलब क्या होता है, महल का मतलब होता है गाँव। तो क्या होता है कि इसमें जो लैंड का जो कलेक्शन है वो पूरा गांव से करवाया जाता था। गांव को पूरा जमींदार को ना दे के पूरा गांव को यूनिटाइज करके वहां से लैंड को कलेक्शन किया जाता था, महलवाड़ी सिस्टम। उसके बाद हम जान लेते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। देखिए, रैयतवाड़ी जो सिस्टम था 1820 में लाया गया था, किसके द्वारा, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। इसमें क्या होता है कि लैंड का जो कलेक्शन का अधिकार है और लैंड का जो ऑनिंग का अधिकार है वो किसानों को दे दिया गया। माने किसान क्या करते थे, लैंड को कलेक्ट करते थे, उसको ऑन भी करते थे, और जितना कलेक्शन होता था वो वहाँ के गवर्नर को देते थे। इस तरह से ये तीनों सिस्टम होता है, बताया मैंने आपको। अब एक दहसाल सिस्टम जो आप जानते हैं कि दहसाल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो अकबर के समय किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, राजा टोडरमल के आपने नाम सुना होगा, ही इंट्रोड्यूस दहसाल सिस्टम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच रिवोल्यूशनरीज वेर हैंग्ड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे रिवोल्यूशनरी थे जिनको रॉबरी ट्रेन
काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में फांसी दिया गया था? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। ऑप्शन बी है वीर सावरकर एंड वासुदेव चापेकर। वासुदेव होगा, भी होगा, सी लिखा गया गलती से। सी है प्रफुल्ला चंद्र चक्की, खुदीराम बोस। ऑप्शन डी है सूर्या सेन एंड उधम सिंह। ऑप्शन ए नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ए है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा दे दिया गया था। किस केस में? काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में। अब हम जान लेते हैं कि काकोरी ट्रेन रॉबरी केस होता है क्या। एक्चुअल में क्या था कि ये जो एक्सीडेंट हुआ वहाँ उस समय हुआ कि एक क्या हुआ था कि वो उस ट्रेन से सामान जा रहे थे, उसमें कुछ कारतूस थे जिसको क्या किया गया, उसको लूट लिया गया रिवोल्यूशनरियों के द्वारा। और जो एक्सीडेंट हुआ वो कहाँ हुआ था? काकोरी और लखनऊ के बीच में। ये जो दोनों जगह हैं आपका यूपी में पड़ते हैं। और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ वो 9 अगस्त 1925 का था। जो इसको कराया था किस संगठन ने किया था? एचआरए ने किया था। एचआरए कौन था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ही काकोरी केस को अंजाम दिया गया था। और काकोरी एचआरए में जो सम्मिलित जो लोग थे राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाकुल्ला खान भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान वेयर द मेंबर ऑफ एचआरए। अब हम जान रहे हैं कि एचआरए की स्थापना कब हुआ था। एचआरए की स्थापना 1924 में हुआ था और कानपुर में हुआ था। सचिंद्र सन्याल के द्वारा और भगत सिंह दोनों मिलकर किया था। आप जान लेते हैं कि एचआरए क्या है। एचआरए जी की हम एचआरए को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि एचआरए और एचएसआरए में डिफरेंस आपको यहाँ पता होना चाहिए। क्या है कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन बीच में एक एस आता है ना, तो इससे दोनों में डिफरेंशिएट हो जाता है ताकि आदमी याद करने में सुविधा हो जाए। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हुआ। इसका स्थापना जो हुआ था 1928 में हुआ था। दिल्ली में किसके द्वारा किया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 20 है। हु रोट इंडिया फॉर इंडियंस? कह रहा है कि इसने इंडिया फॉर इंडियंस नाम की किताब को लिखा। ऑप्शन ए सी आर दास। ऑप्शन बी है एम जी रानाडे। ऑप्शन सी है बी डी सावरकर। ऑप्शन डी है एस एन बनर्जी। ऑप्शन ए नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सी आर दास। सी आर दास रोट इंडिया फॉर इंडियंस। अब 21 जान लेते हैं। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाजवाद हु फाउंडर सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले। ऑप्शन बी है सरस्वती दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन सी है गांधी। ऑप्शन डी है अम्बेडकर। ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर ए है आपका ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। ये इस किस दिन का स्थापना किया था? 24 सितंबर 1873 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती किसकी स्थापना किए थे? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। कहाँ किए थे? मुंबई में किए थे। चलिए दोस्तों अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कह रहा है कि वे पहली महिला कौन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन बी देख लेते हैं एनी बेसेंट। ऑप्शन सी देखते हैं सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी देख लेते हैं भक्ति लक्ष्मी देसाई। इस ऑप्शन ई देख लेते हैं नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला बनी। और कब बनी थी? 1917 में बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। देखिए और इससे एक और क्वेश्चन आते हैं कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एक और इस तरह से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 इन कानपुर सेशन। कह रहे हैं कि कानपुर सेशन में 1925 में एनी बेसेंट जो थी भारत की प्रथम महिला बनी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? कह रहा है कि पहली सत्याग्रह कौन था इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट का? कह रहा है कि हुआ द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट के पहला सत्याग्रही कौन थे?
ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए नाना मोर्दन। देखिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट क्या था? देखिए, जब 1940 ईस्वी में अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा, तो महात्मा गांधी ने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया। और उस इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो पहला सत्याग्रही जो बने वो विनोबा भावे बने, और दूसरा जो सत्याग्रही बने वो आपके जवाहरलाल नेहरू बने। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन? कह रहा है कि इंडिया हाउस जो लंदन में था उसकी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी है राज बिहारी बोस, ऑप्शन सी है रामचंद्रा, ऑप्शन डी है तारकनाथ दास, ऑप्शन ई है नॉन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ए हो जाएगा। देखिए, इंडिया हाउस जो था एक तरह का रिवोल्यूशनरी हाउस था जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। यह रिवोल्यूशनरी इस सेंस में था कि वहाँ पे जितना भी भारतीय थे तो उनके दिल और दिमाग में भारत के प्रति नेशनलिस्ट की भावना को जागृत करना ही इसका काम था। तो इस तरह से यह नेशनलिस्ट ग्रुप था। इस ग्रुप में जो और भी जो मेंबर एसोसिएटेड थे वो आपके बी.डी. सावरकर थे, मदन लाल ढींगरा थे। इस ग्रुप में मैंने इंडिया हाउस ने एक न्यूज़पेपर जो पब्लिश किया था उसका नाम था इंडियन सोशलिस्ट। चलिए, अब इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। हु लेड साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर? कह रहा है कि साल्ट सत्याग्रह जो भागलपुर में हुआ उसको किसने नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन ए है कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है महादेव लाल सराफ, ऑप्शन सी है कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी है सत्यनारायण, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी हो जाएगा। देखिए, जो भागलपुर में साल्ट सत्याग्रह हुआ उसको जो लीड किया था वो किया था महादेव लाल सराफ ने। देखिए, जो ये साल्ट सत्याग्रह था इसका मतलब केवल ये नहीं था कि केवल साल्ट लॉ को हम तोड़ दें, इसके अलावे भी था कि जैसे कि लिक्विड ड्रग्स इतना भी जो चल रहे थे उसको प्रोहिबिट करना भी इसका लक्ष्य था। टू प्रोहिबिट द इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड एंड ड्रग्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। अगला हम इसमें जान लेते हैं कि कहाँ पे किसने लीड किया साल्ट सत्याग्रह को। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है भैया, मैं इसको इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि हो सकता है ये क्वेश्चन कहीं से आपको उठा कर डाल देवे। देखिए, अगर चंपारण में बात करें तो चंपारण में जो साल्ट सत्याग्रह जो हुआ वो 6 अप्रैल 1930 को हुआ। इसको जो लीड करने वाला व्यक्ति था वो थे बिपिन बिहारी वर्मा। बिपिन बिहारी वर्मा लेड साल्ट सत्याग्रह इन चंपारण ऑन 6 अप्रैल 1930। मैंने बिपिन बिहारी वर्मा ने चंपारण में जो साल्ट सत्याग्रह किया वो 6 अप्रैल 1930 को किया। हाजीपुर में किसने और कब किया? हाजीपुर में 8 अप्रैल 1930 को भारत मिश्र ने किया। दरभंगा में कब किया किसने? दरभंगा में जो साल्ट सत्याग्रह किया गया और 17 अप्रैल 1930 को किया गया सत्यनारायण सिंह और रामानंद शर्मा के द्वारा। 2 व्यक्ति इसमें याद कर लीजिएगा। दरभंगा में जो हुआ 17 अप्रैल 1930 को हुआ, इसमें जो करने वाले थे वो 2 व्यक्ति थे, एक सत्यनारायण सिंह थे और दूसरा जो व्यक्ति था रामानंदन शर्मा था। अब अगला जो वह मुजफ्फरपुर के बारे में दिया है कि मुजफ्फरपुर में साल्ट सत्याग्रह किसने किया और कब किया। मुजफ्फरपुर में जो साल्ट सत्याग्रह किया गया वो 7 अप्रैल 1930 को किया गया और जो करने वाले व्यक्ति थे वो 3 लोग थे। एक थे रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामानंद सिंह। ये 3 जो व्यक्ति थे जिन्होंने 7 अप्रैल 1930 को मुजफ्फरपुर में साल्ट सत्याग्रह को लीड किया। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। हु लेड द अंबारी सत्याग्रह 1939 इन बिहार? कह रहा है कि अंबारी सत्याग्रह 1939 में बिहार में किसने लीड किया? ऑप्शन है राहुल संकृत्यान, ऑप्शन बी है यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन सी है स्वामी शाहजानंद, ऑप्शन डी है स्वामी योगानंद, ऑप्शन है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ए हो गया राहुल संकृत्यान। देखिए, अंबारी सत्याग्रह क्या है? यह एक तरह का सत्याग्रह था जो राहुल संकृत्यान के द्वारा चलाया गया था। इसका जो मेन जो मोटो था वो लैंड को रिस्टोर करना था और रिस्टोर करके पीजेंट को दे देना था।
क्योंकि ये जो लैंड जो था, जो लैंड होता था पीजेंट का, वो उसको ले लिया था किसने? लैंड लॉर्डों ने, माने ज़मींदारों ने उनसे ज़मीन छीन लिया था। तो उस ज़मीन को वापस दिलाने के लिए राहुल सांकृत्यायन ने 1939 में अंबारी सत्याग्रह को चलाया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। 27 हु रोट द बुक देसर कथा? देसर कथा को किसने लिखा? ऑप्शन ए है सखाराम गणेश देवशंकर, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है निवारण चंद्रा, ऑप्शन डी है मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन डी है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका सखाराम गणेश देवशंकर। देसर कथा, देखिए देवशंकर से देसर हम कर सकते हैं याद, ये सखाराम गणेश देवशंकर ने देसर कथा लिखे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है, उसका क्या है? हु वाज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार? कह रहा है कि सर्चलाइट न्यूज़पेपर जो बिहार में था उसका एडिटर कौन थे, प्रकाशक कौन थे? ऑप्शन ए देख लेते हैं अब्दुल बारी, ऑप्शन बी लमोदर मुखर्जी, ऑप्शन सी है मुरली प्रसाद, ऑप्शन डी है रामानंद चटर्जी, ऑप्शन ई है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका मुरली प्रसाद वाज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार। हु फॉर्म्ड बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1934? निम्नलिखित में से यह कौन है जिन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी को 1934 में गठन किया? ऑप्शन है फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन बी है स्वामी योगानंद, ऑप्शन सी है नहरी पारीख, ऑप्शन डी है दद्दा भाई नौरोजी, ऑप्शन है नन और मोर देन वन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका फूलन प्रसाद वर्मा। तो दोस्तों आपसे एक अपील है कि इस सेशन को देखिए, इसको पूरा सेशन देखिए, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अपना हो सके तो अपना नोट्स बनाइए और क्या करें कि अपना कमेंट जरूर लिखिए कि आपको ये सेशन किस तरह से लगा। इसको अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें ताकि और लोग भी इसको पढ़ें, जानें और समझें। इसलिए धन्यवाद दोस्तों।